हेलो एवरीवन, वेलकम टू री अकेडमी। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि लास्ट 30 डेज में क्या पढ़े क्या ना पढ़े, कितना कम टाइम रह गया ये आप भी जानते हैं। और इस कम टाइम में आप ईपीएफओ जैसा बड़ा सिलेबस नहीं कवर कर सकते हो। तो अब ज़रूरत है आपको सिलेक्टिव स्टडी करने की, चुनिंदा चीज़ों को पढ़ने की, ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करने की। नया कुछ मत पढ़े, पूरा वही पढ़े जो आपने नोट्स बनाए हैं, लिखे हैं, रिवाइज कीजिए उन्हें बार बार। और इन्हीं चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि क्या पढ़ना चाहिए टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज, आपको क्या क्या चीज़ें अभी ध्यान में रखते हुए पढ़ना चाहिए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। लेकिन इससे पहले मैं आपके साथ एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने वाला हूँ। जितने भी आप लोगों ने मुझसे पर्सनली मैसेज करके जितने भी सवाल जिन्होंने भी किए हैं, उन सभी सवालों का मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो में सबका आंसर कर सकूं। तो एक काफ़ी अच्छा सवाल था कि इस एग्ज़ाम का असल में लेवल क्या है। एक सब्सक्राइबर ने टेलीग्राम पे मैसेज करके पूछा था ये पर्सनली। तो उसका ये सवाल था कि इस एग्ज़ाम का असल में लेवल क्या है। देखो, अगर आपको एक चीज़ पता होना चाहिए यहाँ पे, अगर इसके नाम में अगर लिखा हुआ है यूपीएससी ईपीएफओ, जैसा कि हमें पता है ये यूपीएससी ईपीएफओ एग्ज़ाम है, तो यहाँ पे आपको यूपीएससी नाम से धोखा नहीं खाना है। अगर आप ये सोच रहे हो कि ये ईपीएफओ का एग्ज़ाम यूपीएससी कंडक्ट करवा रहा है तो एग्ज़ाम का लेवल यूपीएससी जैसा होगा, तो यहाँ पे आप एक गलती कर रहे हो। इस एग्ज़ाम का लेवल कतई यूपीएससी जैसा नहीं है। जी हाँ, इस एग्ज़ाम का लेवल बिल्कुल भी यूपीएससी जैसा नहीं है। क्या यूपीएससी लेवल का है, क्या यूपीएससी लेवल का नहीं है, हर एक सब्जेक्ट वाइज मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा, हर चीज़ बताऊँगा, सोर्स। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट ने पूछा था कि अकाउंटिंग में क्या पढ़ना चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का यहाँ पे अकाउंट्स बैकग्राउंड नहीं है। और एक जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि करंट अफेयर्स में क्या पढ़ना चाहिए। अगर आप ये सोच के पढ़ रहे हो, तैयारी कर रहे हो कि ये यूपीएससी का एग्ज़ाम है, तो आप करंट अफेयर में भी गलती कर रहे हो। तो मैं यहाँ पे आपको हर चीज़ क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा कि क्या चीज़ पढ़ना है, क्या लेवल है एग्ज़ाम का। देखो, अगर आप सिलेबस देखो तो सिलेबस में है क्या। इस सिलेबस में है जीएस, पॉलिटी है, आपका हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है। अगर ये तीन चीज़ देखो आप, सिर्फ पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, तो ये यूपीएससी में भी आता है, ये एसएससी में भी आता है। ठीक है, ये तीनों चीज़ें यूपीएससी में भी आता है, एसएससी में भी आता है। और अगर आप पॉलिटी के क्वेश्चन का लेवल एनालाइज करो लास्ट के 2 पेपरों को, तो आप जानोगे कि पॉलिटी का क्वेश्चन का लेवल यूपीएससी जैसा है। ठीक है, अगर मैं ओवरऑल बात करूँ ना, ओवरऑल इस एग्ज़ाम का लेवल क्या है, तो इस एग्ज़ाम का लेवल पीसीएस एग्ज़ाम के लेवल से ज़्यादा नहीं है। आप किसी भी स्टेट के पीसीएस एग्ज़ाम के क्वेश्चन का जो लेवल होता है ना, उससे ज़्यादा लेवल इस एग्ज़ाम का नहीं है। यूपीएससी के लेवल का तो बिल्कुल भी नहीं है एग्ज़ाम। तो पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ये जो पोर्शन है ये आपका यूपीएससी में भी आता है, एसएससी में भी आता है। तो यहाँ से आपको देखना है कि इसका क्वेश्चन किस तरह के आ सकते हैं। तो एसएससी प्लस क्वेश्चन जाएगा एक तरीके से। पॉलिटी के क्वेश्चन आपके होंगे यूपीएससी ऐसे, कोई डाउट नहीं है। हिस्ट्री के क्वेश्चन तो मैं सब्जेक्ट वाइज बताऊंगा वैसे। इसके अलावा मैथ देखो, रीजनिंग देखो, तो ये चीज़ें जो है ये बैंक में भी आता है, एसएससी में भी आता है। और यूपीएससी में तो मान लो कि सीसेट में आता है, वरना नहीं आता किसी एग्ज़ाम में जनरली। तो ये मैथ, रीजनिंग, ये आपका बैंकिंग का हो गया, एसएससी का लेवल का हो गया। ठीक, इसके अलावा लेबर लॉज, इंडस्ट्रियलेशन, ये नेट जेआरएफ के लेवल के क्वेश्चन आप यहाँ पे आते हैं। अकाउंटिंग देखो, तो अकाउंटिंग के क्वेश्चन का लेवल देखो, यहाँ पे एक एग्ज़ाम होता है एलआईसी एओ का, उसमें इंश्योरेंस आता है, अकाउंटिंग वगैरह आता है। तो इस एग्ज़ाम को अगर आप देखो अच्छे से, तो इस एग्ज़ाम में बैठ कौन रहा है। इस एग्ज़ाम में एसएससी के स्टूडेंट भी बैठ रहे हैं, बैंकिंग के स्टूडेंट भी बैठ रहे हैं, लॉ के स्टूडेंट भी बैठ रहे हैं जो नेट जेआरएफ वगैरह की तैयारी करते हैं, और यूपीएससी के स्टूडेंट तो है ही। तो यहाँ पे हर वो स्टूडेंट है जो किसी न किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और यहाँ पे आपको जो ऑर्गेनाइजेशन है ईपीएफओ, उसको भी ध्यान रख के आपको सोचना है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऑर्गेनाइजेशन किस लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, किस बेस पे काम करता है, क्या आपका वहाँ पे काम होने वाला है। अकाउंट ऑफिसर बनने वाले हो आप, इन्फोर्समेंट ऑफिसर बनने वाले हो। और इस दोनों ही में यहाँ पे आपको देखो तो अकाउंट्स आते हैं, अकाउंट्स आपको करना पड़ेगा, इंश्योरेंस आपको करना पड़ेगा। और ये चीज़ें एलआईसी के एग्ज़ाम में आती हैं, बैंकिंग के एग्ज़ाम में आती है एक तरीके से, मैथ, रीजनिंग। तो यूपीएससी का लेवल तो बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है यूपीएससी लेवल का ये एग्ज़ाम। यूपीएससी लेवल के, उस लेवल के जो आप
सी सेट में देखते हो, जीएस में देखते हो, इस तरह के क्वेश्चन नहीं आएंगे, उतने हार्ड और उतने लेवल सोचने वाले क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे। आप एनालाइज करो ना। पहली बात मैं सब्जेक्ट वाइज चलता हूँ आपको। पहला जो सब्जेक्ट है सबसे इम्पॉर्टेंट मैंने इसको रखा है यहाँ पे, मैथ और मेंटल एबिलिटी का। ये स्कोरिंग भी हो सकता है। जनरली हर स्टूडेंट जो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम की तैयारी करता है वो ये पढ़ता है, मैथ और रीजनिंग, ठीक है। और इस एग्ज़ाम में आपको ये एक अच्छा खासा वेटेज दिला सकता है, मार्क्स दिला सकता है। अब अगर आपने अच्छे से तैयारी की है तो ठीक है, मैथ का किया है तो अच्छी बात है, आपको स्कोर मिलेगा। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट ये वीडियो देख रहा है जो मैथ में वीक है और सोच रहा है कि मैथ में क्या पढ़े कि वो अगर 10 क्वेश्चन आते हैं तो 4 तो कर ही ले, तो कुछ टॉपिक्स आपको कर लेने चाहिए मेरे हिसाब से। फॉर एग्जांपल आप रेशियो के जो सवाल कर लो, परसेंटेज कर लो, पार्टनरशिप ज़रूर कर लेना, पार्टनरशिप से क्वेश्चन ज़रूर कर लेना, एज रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर कर लेना, और प्रॉफिट लॉस, ये प्रॉफिट लॉस तो पक्का कर लेना। कुछ चैप्टर है जो आपको कर लेने हैं। इसके अलावा बात करें मेंसुरेशन की, तो मेंसुरेशन में मैं कहूँगा कि आप रेक्टेंगल कर लो, स्क्वायर कर लो, इससे ज़्यादा आपको कोन, सिलेंडर ये सब करने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। तो ये कुछ चैप्टर है, अगर आप ये 5 चैप्टर भी कर लो ना तो यहाँ से आपको 4 क्वेश्चन तो देखने को मिल ही जाएंगे मैथ में। इसके अलावा मैथ और मेंटल एबिलिटी के कुछ क्वेश्चन होते हैं जो आप गेस नहीं कर सकते हो क्या आने वाला है, नहीं आने वाला है, तो वो आप देख सकते हो। जैसे एक लास्ट एक क्वेश्चन था गिलास बॉटल वाला कि 9 खाली बोतल पे एक भरी हुई बोतल मिलती है तो कितनी बोतल मिलेंगी वापस। इस तरह के क्वेश्चन आप गेस नहीं कर सकते हो, ये तरह क्वेश्चन आ सकते हैं नए नए फॉर्म में। तो आप ये कुछ चैप्टर पढ़ लो, उस चैप्टर को देख के आप गारंटीड हो कि 3 से 4 क्वेश्चन तो इन 4 चैप्टर से ही आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप कम चीज़ें पढ़ के अटैम्प्ट कर सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट जो टॉपिक बनता है हमारा पॉलिटी। अब पॉलिटी में क्या पढ़ना चाहिए, पॉलिटी में कैसे पढ़ना चाहिए, तो हर पर्सन पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ता है यहाँ पे, हर पर्सन पढ़ रहा है, हर स्टूडेंट पढ़ रहा है लक्ष्मीकांत। अगर आप लक्ष्मीकांत में कंफर्टेबल नहीं हो तो आप लूसेंट भी पढ़ सकते हो। जी हाँ, लूसेंट भी पढ़ सकते हो। लास्ट ईयर का जो पेपर हुआ था 2017 वाला, उससे 2 क्वेश्चन तो मैंने खुद देखे हैं लूसेंट की बुक से, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। जो हिस्ट्री का हुआ था उसमें भी लूसेंट का क्वेश्चन था। फॉर एग्जांपल वो जो ड्रेन थ्योरी वाला था और गुलामगिरी जो बुक थी, वो दोनों ही क्वेश्चन आपको लूसेंट में भी मिल जाएंगे। तो यहाँ से आप पॉलिटी कर सकते हो। अब पॉलिटी में क्या चैप्टर पढ़ने चाहिए लास्ट अभी 30 डेज में, तो आप जो पहला पोर्शन है लक्ष्मीकांत का, जो ब्रिटिश इंडिया एक्ट से लेके आप डीपीएसपी तक, ठीक है, डीपीएसपी तक जो भी चैप्टर है वो कंप्लीटली पढ़ लेना, ठीक है। इसके अलावा आप पढ़ लेना, हो सके तो एक जो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है पार्लियामेंट का, पार्लियामेंट ज़रूर पढ़ लेना। उसके बाद प्रेसिडेंट ज़रूर पढ़ लेना, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है उनके आप बेसिक जो पहला पेज भी है ना, कम से कम वो ज़रूर पढ़ के जाना। कम से कम आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा बॉडी कॉन्स्टिट्यूशनल है, कौन सा स्टैट्यूटरी है, ठीक है। और इसके अलावा मैं बात करूँ तो पहले के जो 4-5 चैप्टर है लक्ष्मीकांत में, उनमें कुछ चार्ट्स दिए हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट्स दिए हुए हैं उन्होंने। फॉर एग्जांपल इंटरिम गवर्नमेंट कौन कौन से मेंबर थे उस टाइम, ठीक है, जो सोर्सेज है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो कहाँ से है। तो ये जो चार्ट मेंशन है ना, ये चार्ट आप अच्छे से करके जाना। 1 से 2 क्वेश्चन आपको इस चार्ट से ही मिल जाएंगे एग्ज़ाम में। तो ये चार्ट का जो पोर्शन है वो आप ज़रूर कर लेना। इसके अलावा बात करें हिस्ट्री में, तो हिस्ट्री में से हमें पता है कि हिस्ट्री का जो सिलेबस है वो है 1857 के बाद का, 1857 के बाद का सिलेबस आपसे पूछा जाएगा यहाँ पे। तो और इसके बाद का सिलेबस की बात करें तो आप यहाँ पे जो सोशल रिफॉर्मर्स का चैप्टर है ना, आपके पास जो भी बुक है, चाहे स्पेक्ट्रम है या आप लूसेंट ही पढ़ रहे हो या कुछ भी पढ़ रहे हो, तो सोशल रिफॉर्मर का जो चैप्टर है, राजा राम मोहन राय, विद्यासागर, सोशल इश्यूज जो हुए थे विलियम बेंटिंग के टाइम से, वो 2 चैप्टर है स्पेक्ट्रम में, वो दोनों चैप्टर आप ज़रूर पढ़ लेना, अच्छे से पढ़ लेना। इसके अलावा इंडियन नेशनल कांग्रेस से आप स्टार्ट करना, और गांधी जी को लेते हुए गांधी जी के क्विट इंडिया मूवमेंट तक, गांधी जी के क्विट इंडिया मूवमेंट तक, वहाँ तक आप अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। मैं पूरा पढ़ने को नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पे सिलेक्टिव बता रहा हूँ आपको क्या पढ़ना चाहिए, कहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो गांधी जी को लेते हुए, गांधी के चंपारण से लेके, गांधी जी को टारगेट कीजिए आप, गांधी जी के आप हिसाब से चलिए कि क्या क्या इवेंट्स हुई। तो चंपारण से लेके क्विट इंडिया मूवमेंट तक हर एक जो मूवमेंट है वो मूवमेंट को अच्छे से करके जाना कि नॉन कॉपरेशन में क्या क्या था, सिविल डिसऑर्डर में क्या क्या था। तो यहाँ से ये चीज़ें करनी है आपको, ठीक है। इसके अलावा
इम्पॉर्टेंट बुक्स कर लेना है आपको सोशल रिफॉर्मर्स के ऊपर। इसके अलावा पर्सनैलिटी अगर आप कुछ देख सकते हो तो पर्सनैलिटी देख के जाना। गांधी जी हो गए, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस हो गए, तो कुछ पर्सनैलिटी ज़रूर से कर लेना यहाँ पे। तो ये हिस्ट्री का पोर्शन हुआ। और अगर आपको रिवाइज करना है, आप बुक नहीं पढ़ रहे हो तो आप लूसेंट ज़रूर पढ़ लो। लूसेंट से आपको मिलेगा। लूसेंट क्या है? वही बुक जो होते हैं ट्रेडिशनल, उनका एक नोट्स है। लूसेंट अपने आप में एक नोटबुक है, नोट्स है वो, तो उनको पढ़ के आप रिवाइज कर लेना, ठीक है। इसमें आप मूवमेंट्स जो हैं हिस्ट्री में, लूसेंट में चार्ट दिए हुए हैं, चार्ट को कवर कर लेना। लूसेंट में चार्ट दिए हुए हैं कि जो ट्राइबल मूवमेंट थे, जो सोशल मूवमेंट थे, वो मूवमेंट किसने चलाए, कहाँ चले, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए हिस्ट्री में। इससे क्वेश्चन पक्का है कि इससे क्वेश्चन आपको आएंगे एग्जाम में। इसी से क्वेश्चन आए हैं 2 बार जो पेपर हुआ है उसमें, तो यहाँ पे आएंगे इससे क्वेश्चन। इसके बाद बात करें इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स में यहाँ पे आप जो माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो वहाँ पे जो आप जीडीपी वाला चैप्टर वगैरह जो है वो पढ़ लेना, जीडीपी पढ़ लेना। इसके बाद आपको फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म जो है वो पढ़ लेना है आपको। यहाँ पे जितना ज़्यादा आप हो सके टर्मिनोलॉजी पढ़िए इकोनॉमिक्स में। जी हाँ, टर्मिनोलॉजी पढ़िए इकोनॉमिक्स में। फिर आप रेगुलेटिंग बॉडी कर सकते हो, सेबी वगैरह, आरबीआई वगैरह, यहाँ पे इनसे मिलने के चांसेस क्यों है, क्योंकि आपको लेवल समझना है ना। यहाँ पे इस लेवल देखिए, यहाँ पे बैंकिंग के स्टूडेंट भी आ रहे हैं, एलआईसी के स्टूडेंट भी आ रहे हैं, एसएससी के स्टूडेंट भी आ रहे हैं, हर तरह के, हर जगह के स्टूडेंट इस एग्ज़ाम को देने वाले हैं, हर फील्ड के स्टूडेंट एग्जाम को देने वाले हैं। तो यहाँ पे आपसे इकोनॉमिक्स में यूपीएससी लेवल का तो कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ये गारंटीड है मेरी। यूपीएससी लेवल के उस तरह के क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे। मैक्सिमम 1 से 2 लेवल क्वेश्चन होंगे। तो आपको यहाँ पे करके जाना है। जो रेगुलेटिंग बॉडीज़ है, सेबी, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, उनकी छोटी डेफिनेशन जो है, ठीक है, वो जरूर कर लेना है। इसके अलावा अगर आप हो तो लूसेंट को यहाँ भी प्रीफर कर सकते हो शॉर्ट नोट्स की तरह, वो आपको हेल्पफुल होगा। इकोनॉमिक्स में करंट अफेयर से क्वेश्चन जरूर पूछेंगे। अच्छा, मैंने यहाँ पे आपको पॉलिटी के करंट अफेयर का सोर्स नहीं बताया। पॉलिटी के करंट अफेयर का सोर्स रहेगा, आप किसी भी विजन आईएएस को देख सकते हो या कोई भी, क्योंकि पॉलिटी से क्वेश्चन आपको आने के चांसेस हैं अच्छे, क्योंकि लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था ओसीआई पे, ठीक है, ओसीआई कॉल होल्डर पे, और ये उस टाइम करंट इवेंट था और आया था एग्जाम में। तो इस समय आप देख सकते हो फार्म लॉज है, सिटीजनशिप एक्ट है, तो सिटीजनशिप चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे वो कर लेना। और हो सके तो पॉलिटी के आप कोई भी वीडियो देख लो यूट्यूब पे चाहे, या मटेरियल देख लो, मैगजीन देख लो, और जो आपको खुद से भी लगे ना कि ये इंपॉर्टेंट है वो ज़रूर कर लेना। फॉर एग्जांपल नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन वगैरह में काफ़ी अमेंडमेंट्स हुई, कुछ चीज़ चेंजेस हुई हैं, वो सब ज़रूर करके जाना। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो ज़रूर कर लेना। हिस्ट्री में हो गया। इकोनॉमिक्स में आप क्या करो, देखो करंट अफेयर का एक सिंगल सोर्स बताता हूँ मैं यहाँ पे। कोई भी बैंकिंग लेवल का एक मंथली मैगजीन ले लो। मुझे ये वीडियो शायद बहुत पहले बना लेनी चाहिए, लेकिन मैंने लेक्चर बनाने पे ज़्यादा ध्यान दिया ना कि इस पे। तो अभी भी आपके पास टाइम है, आप क्या करो, कोई भी बैंकिंग लेवल का एक मैगजीन चूज़ कर लो। फॉर एग्जांपल ऑलिव बोर्ड का आता है, बहुत सारी आती है, बैंकिंग गुरु आता है। उसमें देखो कि इकोनॉमिक से क्या करंट इश्यूज थे, करंट डेवलपमेंट्स थी, वो चीज़ ज़रूर कर लेना, ठीक है। इकोनॉमिक से आप यहाँ पे ये चीज़ें कर सकते हो। इसके अलावा बात करें, अच्छा हिस्ट्री हो गया, लेबर लॉज एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन। तो लेबर लॉज एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन में सिलेबस एक्ट देखो तो बहुत ज़्यादा एक्ट है, ठीक है। पुराने एक्ट्स की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन तीनों को सबको कंसोलिडेट करके 3 एक्ट कर दिए गए। तो ये 3 जो कोड है, इन कोड को पढ़ना। नए जो अमेंडमेंट हुए हैं, इन कोड की मदद से अमेंडमेंट में क्या क्या चेंजेस आई हैं, ये चेंजेस आपको करके जाने हैं, ठीक है। ये चेंजेस आपको करके जाना है। फॉर एग्जांपल जो ग्रेजुटी ईयर का जो चेंज आया है वो करके जाना है। मैटरनिटी में जो चेंज हुआ है, अमेंडमेंट जितनी भी हुई है ना, वो ज़रूर कर लेना, क्योंकि नए क्वेश्चन ही बनेंगे लेबर लॉ से। पुराने एक्ट से क्वेश्चन बनने की चांसेस कम है, क्योंकि जब इसका पेपर आपका, जब ये क्वेश्चन पेपर बना होगा अप्रैल में, ठीक है, तब तक कोड आ चुके थे, लेबर कोड आ चुके थे। तो आपको लेबर कोड को टारगेट करके चलना है, क्या क्या अमेंडमेंट्स हुई है, क्या क्या चेंजेस हुई हैं। इंडस्ट्रियल रिलेशन में आप कर सकते हो इवोल्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन के काफ़ी अच्छे वीडियोस हमारे चैनल पे मौजूद है। लेबर लॉ से एमसीक्यू सीरीज़ भी चली थी, वहाँ पे भी आप देख सकते हो। इंडस्ट्रियल रिलेशन में आपको करना क्या है, इवोल्यूशन देखना है, ठीक है। इवोल्यूशन कैसे हुआ, इसका वीडियो भी आपको मिल जाएगा। फर्स्ट नेशनल कमीशन रिपोर्ट, सेकंड नेशनल कमीशन रिपोर्ट,
ये जो कमीशन है इन तीनों, अगर आप ये 3 वीडियो भी देखोगे ना, ये 3 टॉपिक भी कर लोगे ना, तो यहाँ से आपको एक क्वेश्चन तो पक्का मिलेगा एग्जाम में, पक्का मिलेगा एग्जाम में एक क्वेश्चन। तो ये 3 चीज़ें आपको करके जानी है। इसके अलावा जो वीडियोज़ पढ़ी हैं आप एक बार ज़रूर देख लो ना, आपको खुद से जो टॉपिक इंपॉर्टेंट लगे वो ज़रूर टॉपिक करके जाना। इसके अलावा बात करें और तो कुछ एक्ट है, जैसे कि मैटरनिटी है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है, ट्रेड यूनियन है, फैक्ट्री है, तो ये कुछ जो एक्ट है ये तो यूनिवर्सल आपको मिलेगा ही मिलेगा इम्पॉर्टेंट। तो ये कम से कम 4-5 एक्ट करके जाना। बहुत सारी एक्ट और भी है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ये वो, तो आप मत करो कि टाइम नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर है वो सब मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फैक्ट्री, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, ट्रेड यूनियन और मैटरनिटी बेनिफिट, ये 4 एक्ट तो आप कर ही लेना, 4 एक्ट कर लेना। मैं तो प्लीज़ कह रहा हूँ कि कर लेना ये 4 एक्ट। इन 4 एक्ट से आपको 1-2 क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करें अकाउंट्स, तो बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझसे पूछा अकाउंट्स का कैसे पढ़ाई करे, क्या पढ़ाई करे, क्या करे, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट का अकाउंट बैकग्राउंड नहीं है, मेरा भी नहीं है। तो इसीलिए मैंने, मुझसे काफ़ी स्टूडेंट ने कहा कि अकाउंट के MCQ कराइए, अकाउंट के कुछ लेक्चर बनाइए, लेकिन मैं उन चीज़ों को टच नहीं करना चाहता जिसमें मेरी एक्सपर्टीज़ नहीं है। मैं यहाँ आपको बेवकूफ़ तो बना नहीं रहा हूँ कि मैं बाकी जो कुछ चैनल्स है जो क्वेश्चन ले लेते हैं MCQ के फॉर्मेट में, क्वेश्चन पढ़ा, MCQ बताया, राइट ऑप्शन, अगला क्वेश्चन वो किए, मुझसे वो चीज़ें नहीं होती हैं। इसलिए मैंने अभी तक अकाउंट्स के वीडियोस नहीं बनाए, लेक्चर नहीं बनाए। लेकिन आपको मैं आइडिया दे सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर जिसका अकाउंट बैकग्राउंड है वो तो बहुत अच्छा, आपने कर लिया होगा, उसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर जिसने अच्छे से पढ़ लिया वो भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो नहीं पढ़ पा रहे हो ना अकाउंट, उनके लिए मेरा एक ही सजेशन है कि जो गैप का पोर्शन है, जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है, छोटा सा टॉपिक है दोस्त, छोटा सा टॉपिक है। नोट्स बनाओगे तो 2 पेज में बन जाएगा। जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, अजम्पशन है, इस जैसे बिजनेस एंटिटी है, गोइंग कंसर्न है, ये जो प्रिंसिपल है, इन प्रिंसिपल को एक बार पढ़ लेना और इनसे रिलेटेड जितने MCQ कर सकते हो कर लेना, ठीक है। मैं कुछ चीज़ों पे वीडियो लेके आऊँगा, फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग पे, जनरल गैप प्रिंसिपल पे लेके आऊँगा। कम से कम 20-25 MCQ मैं खुद करवाऊँगा आपको, टारगेटेड MCQ करवाऊँगा। हर एक सब्जेक्ट से मैं एक लेक्चर लेके आऊँगा, 50 MCQ या 30 MCQ टारगेटेड लेके आऊँगा, और यहाँ पे गैप का भी लेके आऊँगा। लेकिन अगर आप तब तक क्या करो, आप अगर आपका बैकग्राउंड नहीं है, आप नहीं पढ़ पा रहे हो अकाउंट, तो गैप का जो पोर्शन है जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ये ज़रूर से कर लो। इससे जितना ज़्यादा MCQ सॉल्व कर सकते हो कर लो। इससे एक क्वेश्चन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा ही। छोटा सा टॉपिक है, अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हो 11th का NCERT, 12th का NCERT, तो आप ये पोर्शन से पढ़ लो, ये चैप्टर है 11th में, ये पढ़ लो। इसके अलावा देखो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये टर्मिनोलॉजी वाला सब्जेक्ट है, मुझे खुद को भी पसंद नहीं है ये सब्जेक्ट, मेरा बैकग्राउंड नहीं है, इसीलिए वैसा सब्जेक्ट को मैं ख़राब नहीं कह रहा। अगर और क्या कर सकते हो, कुछ जो इजी चैप्टर है, फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से, तो 12th में है। 12th की NCERT के स्टार्टिंग के 2 चैप्टर हैं अच्छे, जो आपको भी अगर जिसका बैकग्राउंड नहीं है तो वो भी समझ सकता है, इतना सिंपल है वो चैप्टर। तो ये 2 चीज़ें आप अकाउंट में पढ़ लो। इन तीनों ही चैप्टर से आपको 3-4 क्वेश्चन तो मिल जाएंगे, आराम से मिल जाएंगे। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है जो अकाउंट के टाइप है, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, ये जो 3 अकाउंट के टाइप है, और इस तीनों ही अकाउंट के टाइप में क्या क्या आता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल नॉमिनल में जो एक्सपेंडिचर अकाउंट वगैरह आता है, नॉमिनल में आता है, तो ये चीज़ें आपको करके जानी है, ठीक है। तीनों ही अकाउंट लिख लेना, कहीं नोट्स ना लो एक पेज पे, और तीनों ही अकाउंट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं ये आप एक चार्ट बना लो, लिस्ट बना लो। इससे आपको एक क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेगा, पक्का। तो यहाँ से मैंने आपको 3 हॉट टॉपिक बताए हैं, ये आप करके जाना। अगर आप अकाउंट नहीं पढ़ पा रहे हो फिर भी ये तीनों चीज़ें ईजी है, कोई भी समझ सकता है। नेक्स्ट बात करें इंग्लिश, तो इंग्लिश काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी बड़ा सेक्शन है। 20 क्वेश्चन तो आएंगे, कम से कम आपको 17-18 तो यहाँ पे ठीक करना ही पड़ेगा, तभी होगा। और ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है ये टॉपिक, क्योंकि इस टॉपिक से, इस सब्जेक्ट से आप क्वेश्चन गैस कर सकते हो कि कहाँ से आने वाला है क्वेश्चन। जी हाँ, क्वेश्चन गैस कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जिन्होंने पढ़ा है उन्होंने वो तो बहुत अच्छा, आपको करना है कि आपको सिर्फ टेस्ट देने हैं। अब मैं बताऊंगा टेस्ट भी कहाँ से देने हैं। मैं इस वीडियो में हर चीज़ क्लियर कर दूंगा। मेरा कोई ऐसा मन नहीं है कि मैं बार बार छोटी छोटी चीज़ों को लेकर वीडियो बनाऊँ और व्यूज़ के लिए वीडियो बनाऊँ। तो इस वीडियो में मैं सारी चीज़ें जनरली डिस्कस कर दूंगा कि आपको टेस्ट कहाँ से देने हैं, ठीक है। फ्री टेस्ट भी मैं बता दूंगा कहाँ से आपको मिल जाएंगे, कुछ ऑनलाइन टेस्ट।
और ऑफलाइन के लिए मटेरियल बता दूंगा मैं कहाँ से मिलेंगे, ठीक है। तो टेस्ट का हो गया। इंग्लिश में आपको करना क्या है, अगर आपने इंग्लिश पढ़ी है अच्छे से तो बहुत अच्छा है, आपके 20 क्वेश्चन आपके रखे हुए हैं। अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हो या इंग्लिश में वीक हो तो आप कोई एक बुक फॉलो करो, अगर हो सके तो एसपी बख्शी फॉलो करो। एसपी बख्शी की खासियत पता क्या है, इस बुक में एसएससी बैंकिंग इन सब के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेके ही बुक बना दिया गया। सारे क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, चाहे एग्जाम्पल के क्वेश्चन है, चाहे प्रैक्टिस के क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, सारे वोकैबुलरी हर चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस बुक की। और इस बुक में हर चीज़ आपको मिल जाएगी जो आपके एग्जाम में आती है। अगर नहीं भी है आपके पास ये बुक तो आपको करना क्या है, आपको वोकैब पढ़ लेना है, कहीं से भी पढ़ो आप। वोकैब के बाद आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फ्रेजल वर्ब जो इम्पोर्टेंट है 20-25 आप लिख के जाओ। आप खुद 20-25 सोच लो, गेस कर लो अपने हिसाब से, उसमें से आपको मिलेंगे एग्जाम में क्वेश्चन। इसके अलावा बात करें एरर से 3 क्वेश्चन आएंगे। तो एरर से 3 क्वेश्चन आने के लिए आप क्या कर सकते हो, अगर आपने पढ़ लिया इंग्लिश बहुत अच्छा है, अगर नहीं पढ़ पा रहे हो, आपको लग रहा है इंग्लिश मुश्किल है नहीं होगा मुझसे, तो आप यूट्यूब पर सर्च करना एरर डिटेक्शन के कोर्सेज। ये सिंगल वीडियो जो होता नहीं है, वो क्या बोलते हैं, महायुद्ध जैसे जो 2-3 घंटे का वीडियो बना देते हैं टीचर सब, तो उस तरीके का 1-2 वीडियो मैंने खुद भी देखे हैं, जिसमें 70 रूल्स फॉर 70 रूल फॉर एरर डिटेक्शन, 120 रूल फॉर एरर डिटेक्शन, ऐसे करके बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं। तो वो उस वीडियो से आप सारे रूल अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो कर लो, लिख लो। अगर 70 रूल या 50 रूल भी आप लिख रहे हो, नोट्स बना रहे हो, ये तो 1-2 घंटे का काम है, ठीक है। आपको 2-3 रूल भी याद हो जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि आपको मिल जाएंगे एग्ज़ाम में क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन आपको ज़्यादातर जो एरर से आएंगे वो आएंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से, प्रीपोजिशन से, ठीक है, नाउन वगैरह से आएंगे। वैसे ज़्यादा इसमें क्वेश्चन मुश्किल नहीं होते हैं, तो आप यहाँ पे कर सकते हो। अगर आपने कुछ नहीं किया है, मैं इनके लिए बता रहा हूँ जिन्होंने कुछ नहीं किया है, अब वो एग्ज़ाम देना चाहते हैं और क्या पढ़े समझ नहीं आ रहा है, तो आप यहाँ पे वोकैब कर लो, खुद से लिखो, 100-200 वर्ड भी टारगेटेड कर लो, खुद से कर लो। एसएससी के प्रीवियस ईयर के एसएससी क्वेश्चन देखो, बैंकिंग के क्वेश्चन देखो, उनको लिख के उन्हीं को याद कर लो, ज़्यादा आपको भटकना नहीं है यहाँ पे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, कुछ भी हो गया, फ्रेजल वर्ब हो गया, जो लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आए हैं ना एग्जाम में, चाहे एसएससी में चाहे बैंकिंग में, उनको याद कर लो, बस उनको याद कर लो। एरर के लिए बता दिया मैंने, 70 रूल है, यूट्यूब पे पढ़ा हुआ है, 70, 120, 30 जितने भी इंपॉर्टेंट है, आप कम से कम 70-100 रूल तो कर देना। अब यहाँ पे घबराना नहीं है, जनरली 70 अगर मैंने बोल रहा हूँ तो आपको 30-40 रूल पहले से पता है, बचपन से पता है, ऐसी चीज़ें होती हैं उनमें। तो इंग्लिश का आपका यहाँ पे हो जाएगा कंप्लीट। क्वेश्चन टैग इंग्लिश से ज़रूर कर लेना, क्वेश्चन टैग से यानी क्वेश्चन चांसेस हैं, क्वेश्चन टैग काफ़ी इजी टॉपिक आ रहा है। देखो ये जो एग्ज़ाम है, इस एग्ज़ाम में अगर इजी भी सब्जेक्ट टॉपिक आ रहे हैं ना, तो ओवरऑल ये एग्ज़ाम सबके लिए मुश्किल हो जाता है। तो टफ चीज़ें देने की बात ही नहीं है यहाँ पे। अगर यहाँ पे इंग्लिश थोड़ा सा भी टफ करें ना, थोड़ा सा भी टफ करें इंग्लिश, तो यूपीएससी के स्टूडेंट की हालत ख़राब हो जाएगी, जो यूपीएससी की तैयारी, सीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैथ में ज़्यादा दे दिया जाए टफ, तो फिर यूपीएससी वालों की हालत ख़राब हो जाएगी। अगर जीएस जो है, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी ज़्यादा टफ दे दिया जाए तो आपको बैंकिंग वालों की हालत ख़राब हो जाएगी। जो आईआर के जो नेट जेआरएफ स्टूडेंट उनकी हालत ख़राब हो जाएगी। लेबर लॉ से ज़्यादा अगर टफ क्वेश्चन दे दिया जाए तो बाकी लोगों की हालत ख़राब हो जाएगी। तो यहाँ पे आपकी हालत ख़राब करने के लिए एग्जाम थोड़ा लिया जा रहा है। इजी चीज़ें ही आएंगी, आप एनालाइज करो पिछले ईयर का पेपर, तो हर चैप्टर वाइज जब देखोगे, टॉपिक वाइज जब देखोगे ना, हर चीज़ काफ़ी ईजी ही है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे डाइवर्स है, हर स्टूडेंट के लिए, हर एस्पिरेंट के लिए ये एग्ज़ाम काफ़ी डाइवर्स है, तो आपको उस डाइवर्सिटी में नहीं फंसना है, इसलिए बता रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वही पढ़ना है। कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर से लास्ट ईयर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आए थे, बच्चों वाले क्वेश्चन आए थे, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा नहीं भटकना है। कुछ जो डेवलपमेंट वगैरह हुई है, जो करंट अफेयर में जो है, उससे ज़रूर कर लेना क्वेश्चन 2-4। साइंस की बात करें तो साइंस में आपको पता है, आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो और ये थोड़ा सा टफ हो जाता है अदर बैकग्राउंड वालों के लिए, बायोलॉजी वगैरह का सेक्शन, केमिस्ट्री का सेक्शन, फिजिक्स फिर भी हो जाता है लोगों से। एक टॉपिक मैं बता रहा हूँ यहाँ पे जो साइंस में आपको करके जाना है, और उस टॉपिक पे मैं आपके लिए 40 से 50 MCQ लेके आऊँगा इम्पॉर्टेंट। उस टॉपिक का नाम है एवरीडे साइंस। साइंस में टॉपिक होता है एवरीडे साइंस, जो जनरली हमारे, फॉर एग्जांपल हमारे गैस सिलेंडर में कौन सी गैस होती है,
ठीक है। हम अभी देखो ये केमिस्ट्री का पोर्शन में आ जाता है वैसे, लेकिन ये एवरीडे साइंस ही है। फॉर एग्जांपल हम बाइक पे या बस पे धक्का ब्रेक लगने पे आगे की ओर झुक जाते हैं, अब ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, लेकिन ये एवरीडे साइंस भी है। यहाँ पे तो मैं साइंस से, इसके लिए मैं एक वीडियो ज़रूर लेके आऊँगा एग्जाम से पहले, कुछ दिनों में लेके आऊँगा, तो वो चीज़ें आप जरूर कर लेना। और साइंस के लिए आप लूसेंट पढ़ सकते हो, लूसेंट के अलावा कुछ मत पढ़ो अगर आपने कभी कुछ नहीं पढ़ा है तो। लूसेंट के अलावा कुछ मत पढ़ो, साइंस आपका यहीं से कवर हो जाएगा। करंट अफेयर सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट, मैक्सिमम स्टूडेंट का यही सवाल था, करंट अफेयर कहाँ करें, तो मैंने आपको बता दिया है। इस एग्ज़ाम का जो लेवल है उस लेवल में क्वेश्चन को एनालाइज करो तो आपसे पूछे जाते हैं करंट इवेंट, अवार्ड, समिट, बुक, ठीक है। इसके अलावा जो ट्रीटीज़ या कुछ भी जो अभी नई नई इवेंट हो रहे हैं, वो सारे टॉपिक जो कहीं ना कहीं बैंकिंग के आपको मैगजीन्स में मिल जाती हैं, बैंकिंग के एग्ज़ाम वाले जो पढ़ते हैं वही चीज़ें यहाँ पे आती हैं, वही चीज़ें आप यहाँ आती हैं। तो आप क्या कर सकते हो, कोई भी एक मैगज़ीन फॉलो कर सकते हो करंट अफेयर के लिए, जो आती भी है, कंपाइलेशन भी आती है, आपको यूट्यूब पे कहीं ना कहीं लेक्चर मिल जाएंगे, ज़रूर पढ़ो, मैं किसी को रोक भी नहीं सकता, नहीं रोकता हूँ। तो जहाँ पे आपको बेस्ट सोर्स मिले, जहाँ पे आपको चीज़ें मिले, वहाँ से अच्छे से पढ़ लो। आपको कहीं ना कहीं यूट्यूब पे मिल जाएगा, लास्ट 2 या 3 महीने 4 महीने का एक कंपाइलेशन वीडियो मिल जाएगा, अवेलेबल होगा ही करंट अफेयर बैंकिंग वालों के लिए। तो वहाँ से आप सर्च कर लेना, अब लेटेस्ट अवार्ड 2020 के लिए सर्च करना, 2020 और 2021 के लिए अवार्ड्स, समिट, बुक्स इम्पोर्टेंट, स्पोर्ट्स, जो स्पोर्ट्स रिलेटेड, फॉर एग्जांपल अगर अर्जुन पुरस्कार है, ठीक है, ध्यानचंद पुरस्कार है या ज्ञानपीठ पुरस्कार है, कुछ भी, तो ये आप सर्च क्या करना कि किसको दिया गया लेटेस्ट, और इसके थोड़े बेसिक पढ़ लेना कि ये कब से दिया जा रहा है, सबसे पहला किसको मिला है। इसके अलावा कुछ चीज़ें और मैं बता रहा हूँ, फॉर एग्जांपल बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन होती है, आरबीआई है, सेबी है, और भी है। फॉर एग्जांपल जो अभी एक इंस्टीट्यूशन है जो कोविड को रिलेटेड इंडिया में है, मैं नाम भी भूल रहा हूँ, तो वो जो इंस्टीट्यूशन है उनके चेयरमैन कौन है, उनके पहले चेयरमैन कौन, क्योंकि एक क्वेश्चन जो आया था लास्ट ईयर कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो पहले चेयरमैन थे कौन थे, तो अलेक्जेंडर कनिंघम थे, वो थे। तो जो ऑर्गेनाइजेशन है तो उनसे आप एक क्वेश्चन तैयार कर लेना। इसके अलावा मैं जो सिलेक्टेड चीज़ें हैं उनके लिए तो मैं वीडियो एक लेके आऊँगा ही, हर टॉपिक पे अभी जो वीडियो आने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। हर एक टॉपिक जो एग्ज़ाम में जहाँ से क्वेश्चन आएंगे, मैं नहीं कह रहा कि चांसेस है, मैं कह रहा हूँ आएंगे, उसी टॉपिक्स को मैं यहाँ पे लेके आऊँगा। जैसे कि मैंने कहा चार्ट्स, तो मैं यहाँ पे चार्ट्स भी कराऊँगा आपको। मैंने कहा एवरीडे साइंस के क्वेश्चन आएगा तो वो मैं कराऊँगा। कंप्यूटर के कौन से जो न्यू इवेंट्स हुए हैं करंट अफेयर्स से, वो भी मैं करवाऊँगा। इंग्लिश में वोकैब 50 तो मैं ज़रूर करवाऊँगा, जिससे आपको क्वेश्चन आने के मिलेंगे, दिखेंगे। क्योंकि आप ना देखो यार, देखो क्वेश्चन पेपर उठाओ प्रीवियस ईयर का, उसे हमेशा साथ रखो। आप कुछ भी पढ़ रहे हो उसे हमेशा साथ रखो, तभी जाके आपका सिलेक्शन होगा, तभी जाके आप एनालाइज करते रहोगे हर चैप्टर को। लास्ट ईयर सिनोनिम्स पूछा था फंडामेंटल का, ये कितना इजी वर्ड है। क्रेचे का, अब क्रेचे वर्ड आपने पढ़ा है लेबर लॉज में, हर चीज़ आपके टॉपिक से उठाया जा रहा है। अब ये काफ़ी सिंपल है, अगर आप बहुत हैवी वर्ड करके जाओगे ना तो आप फंस जाओगे। इतने हैवी वर्ड नहीं करके आने हैं दोस्त, क्योंकि ये एग्ज़ाम ही अपने आप में हैवी है हर एक एस्पिरेंट के लिए, क्योंकि सिलेबस बहुत डाइवर्स है। तो आपको खुद से ज़्यादा हैवी नहीं बनाना है अपने आप को, अपने सिलेबस को। तो ये मैंने बताने की कोशिश की है, इसका लेवल क्या था, कहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको एग्ज़ाम में। अब बात रही टेस्ट सीरीज़ की, ठीक है, टेस्ट सीरीज़ की बात रही तो फ्री में टेस्ट कुछ हैं। फॉर एग्जांपल बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, ऑनलाइन इंस्टीट्यूशन, फॉर एग्जांपल ग्रेडअप है एक, ठीक है, टेस्ट बुक भी है एक। वैसे तो ज़्यादा महंगे नहीं हैं इनके टेस्ट, लेकिन मैं आपको ये सलाह नहीं दूंगा सच में कि आप ऑनलाइन टेस्ट दो। आप देना चाहते हो दो, बिल्कुल अच्छी बात है, दो, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि ये एग्ज़ाम ऑफलाइन हो रहा है। तो जो ऑफलाइन में जो प्रॉब्लम होती है ना, वो ऑनलाइन में नहीं होती है, या जो ऑनलाइन में प्रॉब्लम होती है वो ऑफलाइन में बिल्कुल नहीं होती है। आपको वहाँ पे माउस पकड़ के टिक नहीं करना होता है, आपको वहाँ पे पेन पकड़ के गोले भरने होते हैं, तो उसमें लगता है टाइम। तो आपको, अगर आप ऑनलाइन एग्ज़ाम दोगे तो आप अपना कितना टाइम ले रहे हो ना पेपर को सॉल्व करने में, ये आप नहीं पता कर पाओगे। किस पोर्शन में आपको कितना टाइम लग रहा है, ये सब चीज़ें नहीं पता कर पाओगे। ऑफलाइन एग्ज़ाम का टेस्ट जो होता है वो एक अलग दुनिया है, ऑनलाइन एग्ज़ाम के टेस्ट की एक अलग दुनिया है। तो आपको यहाँ
ऑफलाइन टेस्ट ही देना चाहिए, जितने दे सकते हो दो। अगर आप दूर हो कहीं, प्रिंट आउट करवा लो यार कहीं से, अगर मिल रहा है आपको। नहीं हो, अगर पॉसिबल नहीं है वो भी, तो आप क्या कर सकते हो, पहले तो मैं बता देता हूँ ऑनलाइन टेस्ट के लिए आप ग्रेडअप और टेक्स्ट बुक पे ना एक एक टेस्ट फ्री है, जो डेमो टेस्ट है। तो आप डेमो टेस्ट दे लो। आप ये मत समझो कि डेमो, आप समझो कि टेस्ट ही दे रहे हो, आप अपने मार्क्स देख लोगे, रैंक देख लोगे। इसके अलावा मैं आपको सलाह दूंगा कि आप ऑफलाइन टेस्ट दो, जहाँ से भी हो जैसे भी हो दो। वरना एक बुक आती है, काफ़ी सस्ती बुक है, 120-30 रुपये की बुक है, दिशा पब्लिकेशन की एक बुक है, EPFO सुपर मॉक टेस्ट। उसकी लिंक मैं डाल दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। एग्ज़ाम से पहले आपको अगर 150 रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं तो क्या बड़ी बात है। आप ऑफलाइन का फीलिंग ले सकते हो, ऑफलाइन फील करके ही आपको टेस्ट देना चाहिए। ऑनलाइन टेस्ट दे के कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपकी रैंक भी आ रही है ना, आप कट ऑफ पार भी कर रहे हो ना, तो आप खुद को ये नहीं पता कर पा रहे हो कि मैं कितना टाइम ले रहा हूँ, क्योंकि ऑनलाइन ऑफलाइन एग्ज़ाम बहुत अलग होता है, आपने दिया ही होगा। तो आप दिशा पब्लिकेशन की वो बुक फॉलो कर सकते हो, 10 टेस्ट है उसमें। क्वेश्चन का मैंने आपको मेरे चैनल पे वीडियो भी मिल जाएगी, मैंने बताया भी है कि क्या इसमें कमी है और क्या अच्छा है इस बुक में। तो वहाँ से आप वो बुक खरीद लो, लास्ट टाइम थोड़े पैसे इन्वेस्ट कर लो खुद पे। तो ये था वीडियो मेरी तरफ से आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए। कुछ चीज़ें मैंने बताने की कोशिश की है, होप कि आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होगी और आप अच्छा स्कोर करोगे। मैं चाहता हूँ कि ज़रूर मेरे जो सब्सक्राइबर है, जो स्टूडेंट, जो एस्पिरेंट मेरे चैनल पे जो पढ़ रहे हैं, मैं ज़रूर चाहता हूँ कि आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों का यहाँ पर रिज़ल्ट हो, ताकि कहीं ना अब देखो जो पढ़ाता है ना, और ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ तो मैं यहाँ ऑनलाइन टीचर हूँ, मैं बाहर भी पढ़ाता हूँ, मैं स्कूल में भी पढ़ाता हूँ, मैं इंस्टीट्यूशन में भी पढ़ाता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि आप किसी स्टूडेंट से पढ़ रहे हो, आप टीचर से ही पढ़ रहे हो। और हर टीचर की एक छोटी सी चीज़ होती है, डिज़ायर होती है कि अगर वो क्लासरूम में पढ़ा रहा है तो उसका स्टूडेंट जरूर टॉप करे। अगर मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप जितने सब्सक्राइबर पढ़ रहे हो वो टॉप करो, एग्ज़ाम क्लियर करो और फिर मैसेज करो कि मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया है। ठीक है, तो आपको ज़रूर से पढ़ना है, इन्वेस्ट करो, पैसे इन्वेस्ट करो खुद पे, टेस्ट सीरीज़ खरीदो, प्रिंट आउट करवाओ, जो भी करना है, लेकिन ऑफलाइन टेस्ट ही दो। ऑनलाइन टेस्ट दे के आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। ऑनलाइन चाहता है कि आप क्वेश्चन ज़रूर से कंपेयर कर सकते हो, नए नए करंट इवेंट के क्वेश्चन, आपको करंट अफेयर क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे उन टेस्ट में, वो देख सकते हो। वैसे आपको हेल्पफुल नहीं होगा कि आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाओ। तो ये था आज का ये हमारा वीडियो, इस तरीके का मैंने ये पहला वीडियो बनाया है। होप कि आपको अच्छा लगा हो। जितने भी क्वेश्चन होंगे आपके, आप इसके कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मैं हर एक क्वेश्चन को टारगेट करके ज़रूर कोशिश करूँगा कि आपके डाउट को क्लियर कर सकूँ। तो क्वेश्चन ज़रूर पूछो, जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा क्वेश्चन पूछो। और तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ज़्यादा टाइम नहीं है, चिपक जाओ टेबल चेयर से, पढ़ो। 1 महीना है, 1 महीने के बाद शायद आपकी ज़िंदगी बदल जाए। तो ज़रूर से पढ़ो, अच्छा करो। तब तक के लिए स्वस्थ भी रहो, तभी आप अच्छा लिख सकते हो, अच्छा कर सकते हो। तो स्वस्थ रहिए, ख्याल रखिए। थैंक यू।